सभी साथियों को नमस्कार। आज हम आईजी स्टेडियम दिल्ली के अंदर बैठे हैं और सब बोल लेंगे। हमारे साथ दंगल फिल्म के आमिर खान जी के कोच और फातिमा शेख और क्या नाम होगा, सानिया जहरा वसीम, सुहानी भटनागर, उनके कोच जो दंगल में काम किया, दंगल मूवी में काम किया। और इनके साथ साथ हमें भी वहाँ साथ में रहने का सौभाग्य मिला। इन्होंने भी मदद करी है कोच के रूप में। और दो अच्छी राय मिली, एक से भला दो, दो से भले तीन। तो इसी परंपरा को इन्होंने वहाँ निभाया। और जो कमियां और खूबियां होती थी उसके लिए भाई सपोर्ट करते थे कि ऐसा भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते। तो हमारे पास में ज़्यादा मसाला हो गया, और ज़्यादा मसाला हो गया तो उसमें से हमें चुनने में आसानी हुई। एक या दो ही चीज़ नहीं थी कि यही करें, तो हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि एक से भला दो, दो से भले तीन। तो पहलवान जी, जो ये बच्चे जो लड़ सकते थे और ये कि मान लिया ये और साइड कमेटी द्वारा नहीं लिए गए थे, और वो पांचों के पांचों बच्चे लड़के कल वो कुश्तियाँ लड़ी उन्होंने, आपने यहाँ बैठ के बड़े बारीकी से देखा सभी को। तो क्या उसके लायक थे या नहीं थे वो, जो कोर्ट के थ्रू उन्होंने आना पड़ा और कोर्ट में भी उनके जो खर्च हुआ वो भी एक खिलाड़ी का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जी? मैं तो यही कहूँगा कि ये स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ओलंपिक चैंपियन और बबीता कॉमनवेल्थ चैंपियन जो अर्जुन अवार्डी हैं दोनों ही, और बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, उस कमेटी के सदस्य हैं। तो उनको विचार विमर्श पूर्वक, यानी कि जो पुराने कोचीज़ हैं, पहलवान हैं, तो उनसे सबसे विचार करके ही क्राइटेरिया निर्धारित करना था। आप नेशनल चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट को तो आप अवसर दे रहे हैं, पर नेशनल गेम्स में जो गोल्ड मेडल जीत रहा है उसको कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, और नेशनल गेम्स की वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है, जैसे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक गेम्स। हाँ, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतो और आप ओलंपिक में जीतो तो बहुत फ़र्क है। तो ओलंपिक की ज़्यादा मान्यता है, ऐसे ही नेशनल गेम्स में ज़्यादा मान्यता मानी जाती है, उसको तो पहले अनुमति देना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये पहलवान गए। और अजय भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कुश्ती के लिए, और पूरा देश और पूरे हरियाणा ने आप पे भरोसा किया है और आपको सेक्रेटरी जनरल बनाया है कि कहीं भी अव्यवस्था होती है, खिलाड़ियों के साथ कुछ गलत होता है, या कहीं भी किसी भी महिला खिलाड़ी के साथ या पुरुष खिलाड़ियों के साथ में कोई भी गलत बात हो रही है, तो इस कमेटी के पास आता है और ये आगे पहुंचाने का बहुत अच्छा एक पैरेलल बॉडी बनाई है, जो कि भारतीय कुश्ती संघ और ओलंपिक संघ और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स, भारतीय खेल प्राधिकरण, इनके साथ साथ ये बॉडी भी सिर्फ इसी मामले पे काम करेगी कि किसी के साथ नाजायज ना हो, गलत ना हो। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। और ढाका साहब, जो कि उनका चरित्र बहुत ज़्यादा स्वच्छ है, अभी तक का जो जीवन काल रहा है, रणवीर ढाका, हाँ जी, हाँ, जो रोहतक से हैं, हाँ जी, मैं उनके साथ, मेरे को काम करने का अवसर मिला, मैं कोच था 2009 में। अच्छा आदमी। तो हाँ, तो ऐसे अच्छे लोगों को इसमें जोड़ा है, विश्वास जताया है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी एशिया चैंपियनशिप की महिलाओं की ट्रायल देख रहे हैं हम, और अजय भाई मिला, इनको मैंने बधाई दी, क्योंकि इन्होंने उन 5 पहलवानों का जीवन, और उन 5 पहलवानों में बहुत बड़ी बात है कि एक पहलवान एशिया चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हो गया, और एक सेकंड आया, और एक सेकंड आया, एक थर्ड आया, दो फोर्थ आए। तो यानी कि आप किस लेवल पर खिलाड़ी और कितने अच्छे स्तर के खिलाड़ी थे कि वो बेस्ट ऑफ 4 में आ रहे हैं, और उसमें से एक एशिया चैंपियनशिप के लिए चयनित हुआ है। तो कहीं ना कहीं नुकसान होता अगर वे लोग अच्छे होने के बाद भी बाहर बैठे रहते। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छा कुश्ती के लिए कदम उठाया, और उससे आने वाले टाइम में इस साल के जो एशियन गेम्स और ओलंपिक क्वालिफाई के राउंड चलने हैं, उसमें भी उन बच्चों का एक कॉन्फिडेंस रहेगा। बिल्कुल रहेगा, और उनको अवसर दिया जाएगा हर बार। बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है, अगर उनसे कोई देश भावना होगी, कोई दुर्भावना से उनका नाम काटेगा आगे कि अब इनको हम नहीं देंगे क्योंकि ये सेकंड आए हैं, ये थर्ड आए हैं,
ट्रायल में सेकंड या थर्ड आए हैं, तो सेकंड थर्ड आए हैं तो ये एक अच्छी उपलब्धि है कि आप सीनियर एशियन चैंपियनशिप की ट्रायल हो रही है इंडिया में, सेकंड आ रहे हो, थर्ड आ रहे हो, और ऐसे लोगों को कोर्ट में जाके अनुमति लेनी पड़ रही है। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ओवरसाइट कमेटी को सोचना चाहिए था, क्योंकि ओवरसाइट कमेटी में मैं समझता हूँ इन पहलवानों के अलावा जो लोग हैं वो नए रंगरूट हैं, उनको पता है नहीं, वे कुश्ती को समझते नहीं हैं, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कुश्ती से चिढ़ते हैं, जिनके वैसे ही प्रॉब्लम है दिमाग में, भ्रष्ट भी हैं एक दो। तो जैसे हम सोनीपत की जो निदेशक थी पहले, तो उन्होंने महिलाओं के लिए फूड सप्लीमेंट के लिए काफ़ी विवाद रहा वहाँ पर, और उन्होंने आज तक नहीं दिया। तो इनकी जो जड़ें हैं बहुत मजबूत होती है, और ये भ्रष्ट लोगों की आगे तक पहचान होती है। तो ये लोग करते रहते हैं इस तरह का गड़बड़ा। चलो, आप बात कर रहे हैं अर्जुन अवार्डी कृपा शंकर पटेल जी से। बिल्कुल। जो रेलवे के अंदर किस पोस्ट पे जी अब आप? मैं मुख्य टिकट निरीक्षक हूँ। ऑन डेपुटेशन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आया था, और साई से शुरू से 36 का आंकड़ा रहा है, क्योंकि नेशनल कैंपों में ये डाइट का, पहलवानों की डाइट खा जाते थे, उसके लिए फिर ये शोषण और यौन शोषण तक के भी आरोप लगाने के लिए इनके पास महिलाएं होती है। तो इस तरह के भी कारनामे पहले भी हुए हैं और आज भी चल रहे हैं। तो इस तरह के धंधे बंद होने चाहिए। खेल मंत्री को भी संज्ञान में लेनी चाहिए बात। भारतीय खेल प्राधिकरण के डायरेक्टर जनरल जो बहुत बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी की रूपरेखा होती है कि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक में पहलवान किस तरह से पदक जीतें। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो सिर्फ आरोप लगाते हैं, कामचोर होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, और सिर्फ आरोप लगाने में एक नंबर पे आ जाते हैं। किसी भी अच्छे खिलाड़ी, अच्छे कोच के खिलाफ कई बार आरोप लगा देते हैं। तो फेडरेशन में जो अनियमितताएं चल रही थी, उसके लिए हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट आए हैं। तो वो सर्वश्रेष्ठ बात थी कि आपके साथ गलत हुआ तो आना चाहिए। तो इसी को देखते हुए अजय और डांडा साहब की जो कमेटी है, वो पूरे हरियाणा ने उनको मत दिया है कि इस तरह की अगर कोई भी किसी के साथ गलत हो रहा है तो खुल के आओ आप। तो मैं भी इनके शरण में जाऊंगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि महिलाओं के साथ ही गलत हो, पुरुषों के साथ भी गलत होता है, तो वो भी जा सकते हैं, इनको बोल सकते हैं। और ये निश्चित रूप से उसकी जांच करेंगे, और जांच के बाद ये रिपोर्ट भी आगे भेजेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलो, आपको कुश्तियाँ दिखाते हैं जो सीनियर एशिया चैंपियनशिप की महिलाओं की कुश्ती चली हुई है। और इसमें अपने शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल कुश्ती अकादमी मिर्जपुर की बैक कैमरा ले आओ। अंशु मलिक इसमें 57 kg में सिलेक्ट हो चुकी है। अच्छा, क्योंकि उसके साथ कोई भी महिला लड़ने को तैयार नहीं थी। वो सब असमर्थ है खेलने में, क्योंकि उन्होंने सबने मान लिया कि भैया तू अच्छी है। अभी 59 kg का मुकाबला चल रहा है, जिसमें रेलवे और रेलवे की दोनों पहले सरिता रेलवे है और मानसी रेलवे है, और ये फाइनल मुकाबला है। दोनों ही अच्छी प्लेयर, दोनों ही अच्छी पहलवान है। जो जीतेगी वो एशियन चैंपियनशिप में 59 kg फ्री स्टाइल वर्ग महिला में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। कजाकिस्तान में अगले महीने एशियन चैंपियनशिप हो रही है। ओके, थैंक यू कृपा शंकर जी, बहुत बहुत आपने अनुभव दिए।
बहुत अच्छा बचाव, जोन पे अंदर घूमा सरिता ने। सरिता अर्जुन पुरस्कार विजेता है, रेलवे की पहलवान है और उनके सामने नीले कस्टूम में है मानसी, जो वो रेलवे की लगातार प्रहार कर रही है, 1-0 से पिछड़ रही है। नवल किशोर इंटरनेशनल रेफरी इस मुकाबले के निर्णायक हैं और इस बार सरिता को पेशू दिया गया है। डिफेंसिव खेलने के फलस्वरूप एक पेशू सरिता को दिया गया है। दोनों खिलाड़ियों को 30 सेकंड का टाइम रिलैक्स के लिए। ये मनदीप कोच जो महिलाओं की एकेडमी चलाते हैं रोहतक के अंदर, ये भी बड़ा ऑनेस्ट काम करते हैं कई साल से, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक कुश्ती को ऊंचा उठाने के लिए मदद की है और लगातार कर रहे हैं। एक साइड नेवी से कुलदीप कोच साहब हैं, ये भी बड़ा कुश्ती के लिए काम अच्छा करते हैं। दोनों ही बड़े ऑनेस्ट कोच हैं रेसलिंग के अंदर, जो अपने काम को ईमानदारी से करते हैं ना कृपाशंकर जी। हाँ, बहुत बढ़िया है। हरियाणा में एक से एक कोच है जिन्होंने पूरा जीवन कुश्ती में लगा दिया है और ये युवा ब्रीड है जो कि कई वर्ष तो हो गए इनको और इनका भी जीवन कुश्ती को समर्पित है। और अजय जी, आपका भी जीवन कुश्ती के लिए समर्पित है। हम जब से देख रहे हैं आप कुश्ती में ही इतनी बेहतरीन एकेडमी बनाई है, जीवन बना दिया आपने पहलवानों का। और एक दिन आएगा कि अजय जी की एकेडमी से ज़्यादातर पहलवान होंगे पूरी इंडिया टीम में। अभी भी आपके 3 या 4 पहलवान टीम में सिलेक्ट हैं, आपको बधाई। फिलहाल मानसी लगातार अटैक मार रही है जो नीले कस्टूम में है। सरिता को एक पेशू दे चुके हैं, 30 सेकंड का टाइम है और अंक ले लिया है। अनुभव का पूरा फायदा सरिता ने लिया है और 3-0 की बढ़त बना दी। 1 मिनट 50 सेकंड के लगभग समय बचा है। बहुत अच्छा टेक मानसी का और उतना ही अच्छा डिफेंस किया है सरिता ने। इस बार कुंदे फेंकने का पूरा प्रयास सरिता द्वारा। ओहो ओहो, बहुत अच्छी धड़ फेंक के ऊपर आ गई है मानसी। 2 अंक अर्जित किए हैं, हार का अंतर थोड़ा कम किया है, 3-2 के स्कोर पे पहुंच गया है मामला। बहुत ही नजदीक मामला है और लगभग 1 मिनट बचा है। 1 मिनट 1 सेकंड, 1 मिनट 1 सेकंड। हाँ, 3-2 का स्कोर। और अभी कुश्ती में बहुत उथल पुथल होनी है भाई अजय, क्योंकि 1 मिनट का बहुत समय होता है। अब इंडोरेंस पे भी चलेगा मामला। हाँ। अनुभव जो है वो 3-4 मिनट लग चलता है, उसके बाद इंडोरेंस का भी
आगे आगे। हाँ, अगर आपके पास अनुभव तो अच्छा है और इंडोरेंस भी है तो आप सबसे बेहतर है। उंगली के लिए चैलेंज किया है कि आप उंगली पकड़ रहे हैं, इतनी कितनी वार्निंग देंगे उंगली पे। रेफरी द्वारा उंगली पे वार्निंग दी जा रही। कोच नाराज हुए कि कम से कम आप कॉशन दो। अगर इस तरह की उंगली पकड़ी जाती है, मरोड़ी जाती है, कुश्ती में अलाउ नहीं होता। यहाँ पर सरिता को समझना चाहिए अब उंगली नहीं पकड़नी चाहिए। बहुत अच्छा कुश्ती का मुकाबला, लगातार मानसी, और इस बार वार्निंग दे दी गई है रेफरी द्वारा कि भागना नहीं है। इस बार स्ट्रांगली वार्निंग दे दी गई है। बहुत ज़्यादा नाराज हो गए हैं कोच। ये विरोध करने का तरीका थोड़ा सा बदलना चाहिए। और अभी भी 13 सेकंड बचे हैं। ओहो, बेहतरीन अटैक। और अंतिम सेकंडों में भी बहुत कुछ होने की संभावना रहती है, लेकिन सरिता के आगे एक अर्जुन अवार्डी पहलवान, और इन्होंने मुकाबला जीत लिया। यहाँ पे विरोध प्रकट किया है कोच ने। एडॉक कमेटी में बबीता और योगेश्वर दत्त भी बैठे हैं, और ये गोपालन जी जो उनको समझाइश, कमांडेंट गोपालन जी, उनको समझाइश देते हुए कि भाई इस तरह ना करो। और ये जूरी है, जूरी अपील सत्यदेव मलिक और कोच उंगली पकड़ने पे काफ़ी। और ये कुश्ती का फैसला इधर हो गया है। सरिता ने मुकाबला जीत लिया 3-2 से। नेक्स्ट बॉल रजनी जी तो हरियाणा। नेक्स्ट बॉल पूजा यादव रेना हरियाणा। हेलो, दोनों रेसलर में बॉल। यहाँ पर कोच का ऑब्जेक्शन ये है, अगर दर्शक देख रहे हैं, अगर किसी को समझ नहीं आया है तो कोच ने वार्निंग के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया कि इतनी सारी वार्निंग देने के बाद भी उंगली तोड़ने के ऊपर सरिता द्वारा बार बार उंगली मरोड़ी जा रही थी, ऐसा कोच का कहना है। तो कोच चाह रहा था कि भाई कॉशन पॉइंट दे, आप 10 वार्निंग कहाँ से देंगे। और इतना डिफेंसिव रेसलर्स को आप पेशिव दो, कॉशन दो, चेतावनी दो। और चेतावनी कितनी देंगे उसकी एक लिमिटेशन है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो रूल्स है, इंटरनेशनल रेफरीज रूल्स है कुश्ती के, तो उसके अंदर एक चेतावनी का भी एक नियम है कि एक चेतावनी दी जाती है और उसके बाद क्वेश्चन पॉइंट अगर पहलवान फिर भी वही हरकत करता है तो कोच का यही कहना है कि 10 वार्निंग दी गई है, ऐसे होता है क्या। तो वो विरोध था। तो ये उन कोचों को दर्द होता है जिन्होंने मैदान में तपस्या की होती है खिलाड़ी के साथ मिलकर। तो बाकी ये बात भी समझनी चाहिए रेफरीज और टेक्निकल ऑफिशियल
तकरीबन सारे ही नेशनल इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो अब जूरी ऑफ अपील इसके ऊपर मतगणना कर रही है कि क्या हुआ था। वाकई योगेश्वर दत्त ने भी यहाँ पे अपनी सलाह प्रकट की है। अजय भाई, आपका क्या कहना है? आप क्या समझते हो? मैं भी कृपा शंकर पहलवान जी यही समझता हूँ कि जो एक UWW द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं रेसलिंग के नियम, आपने नियम को ही सबसे ऊपर रखना पड़ेगा और बाकी चीज उसके पीछे आएंगी। अब उसमें एक बार उंगली जो पकड़ता है, 2 बार पकड़ता है, उसको वार्निंग मिल गई तो फिर दोबारा उसको वार्निंग की जरूरत नहीं होती, उसके ऊपर फिर एक्शन होता है। ये ऐसा नियम है। हाँ, लेकिन कोच का कहना क्यों, हम तो दूर से देख रहे हैं कुश्ती हाँ जी, और स्क्रीन पे देख रहे हैं, छोटी सी स्क्रीन पे, तो इतना पता चल नहीं रहा कि कितनी चल बार नहीं रहा। अंगुलियां मरोड़ी गई है या और कितनी मरोड़ी बार- है या दोनों ने डाली है, कितनी बार वो वार्निंग दी गई है, वो कितनी बार वार्निंग दी गई है, तो इतना पता नहीं, क्योंकि हम बहुत दूर बैठे हैं दूर बैठे हैं। और बहुत दूर से इस मुकाबले को निहार रहे हैं और छोटी सी स्क्रीन मोबाइल से लाइव दिखा रहे हैं, तो इसमें पता नहीं चल रहा है। और बराबर की कुश्तियों में तो थोड़ा सा डिफरेंस से वो बदल जाते हैं परिणाम। ये समझाया जा रहा है जो एडॉक कमेटी के अंदर, क्योंकि एडॉक कमेटी के अंदर हमारे पहलवान है ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त, और जो जर्नल है, कर्नल क्या गोपालन जी, ये कर्नल कर्नल, हाँ गोपालन जी भी उस चीज को समझ के आए हैं। बबीता फोगाट भी पास में बैठी है। बिल्कुल बैठी है, उन्होंने अपनी राय प्रकट अभी तक की नहीं है, बहुत ही शांत मुद्रा में बैठी नजर आ रही है बबीता फोगाट, जिनके दंगल मूवी बनी थी और जिसमें आपने किरदार बड़ा अच्छा निभाया था। आपने भी साथ निभाया था, और सानिया मल्होत्रा ने इनका रोल किया था, जो बड़ी बबीता थी। बिल्कुल, और जो छोटी बबीता थी उसमें सुहानी भटनागर ने रोल किया था। बिल्कुल बबीता का रोल, और बहुत अच्छा अदा किया था। बबीता भी बहुत बार आई है और अपना मार्गदर्शन दे के गई है उन दंगल के बिल्कुल कलाकारों को कि भाई मैं ऐसा करती थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और हमें भी आपसे वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला, आपसे डिसिप्लिन सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार डिसिप्लिन पे ही आरोप लग जाते हैं भाई अजय साहब, और कई बार आप डिसिप्लिन उतना ही लगाना चाहिए। हमने एक नई चीज़ सीखी है कि डिसिप्लिन में आप उतना ही ले जितनी ज़रूरत हो। तो ये भी एक कलाकारी का काम है जो कोचों को सीखना चाहिए। अनुशासन बनाए रखो, लेकिन कितना अनुशासन होना चाहिए तो उसके ऊपर ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है। बिल्कुल। और यहाँ इंजर्ड होगी लड़की। हाँ, चोट लग गई है, चोटग्रस्त है। कुश्ती एक ऐसा खेल है जो बगैर किसी साजो सामान के खेला जाता है, और खेलों में तो कोई ना कोई माध्यम होता है, फुटबॉल, बॉल, बैट, बल्ला। बिल्कुल। लेकिन कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें कोई माध्यम नहीं होता है, एक दूसरे की मसल्स, एक दूसरे का शरीर ही यानी आपका साजो सामान है, और उसको मरोड़ना है। जिस दिशा में नहीं मुड़ रहा उस दिशा में मरोड़ना है, तब विपक्षी की पकड़ ढीली पड़ेगी और आप विशेष अवस्था में गिरा के अंक अर्जित करोगे। तो ये कुश्ती का खेल है, एक अद्भुत है, सारी दुनिया से अलग खेल है। और जितने भी खेल हैं उसमें सबसे कठिन खेल है कुश्ती। कठिन खेल है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। बिल्कुल। एडॉक कमेटी में लगा बेशक दिए हैं, और कई लोग तो ऐसे लगा दिए हैं जो पहलवानों से चिढ़ते हैं, जिनकी मानसिकता ही हमेशा। मेरा भी वास्ता पड़ा है एडॉक कमेटी के, एक दो वहाँ जो साई के मेम्बरान जो हैं, हाँ, तो उन्होंने बोला कि आप कोर्ट जाओ, कहीं जाओ। सुशील भी गया था। हाँ, तो इस तरह की भाषा का प्रयोग। और मैंने फ़ोन से बात की तो मैं बड़े ऑनेस्ट प्लेयर हैं, कहीं उनको होना चाहिए। तो बोला ऑनेस्ट तो पहलवानों के लिए बोलो ही मत। हाँ, देखो इस तरह के अधिकारी भारतीय खेल प्राधिकरण में अगर चलो एक दो किसी ने मिस अपनी किसी ढंग की कर दी होगी, हो जाता सब जगह सब दिशाओं में है, और इस तरह से सबको एक उसमें बोलना भी तो गलत है। हर जगह राम और रावण होते हैं। बिल्कुल। समाज है, और ये एक और मुकाबला चल रहा है
65 केजी का। मनीषा और तन्नू मलिक है जो नीले कस्टूम में है, मनीषा है जो लाल कस्टूम में है। करण शर्मा इसके रेफरी हैं। हाँ जोड़ी आज मेरे पास बैठा है तो बोल रहे हैं कुछ ना कुछ, हर चीज के ऊपर जो लाइव देख रहे हैं वो गूंगे बहरे नहीं देखे, उनको कुछ ना कुछ पता चलना चाहिए ये चीज हो रही है, तो उनका देखने का इंटरेस्ट बढ़ेगा। और आज तो रेफरी देखिए अजय जी, आज तो रेफरियों ने भी उंगली में उंगली डाल के कुश्ती लड़के दिखाई कि भाई ऐसे मरोड़ा है। तो ये देखो कुश्ती ही कुश्ती हो रही है, और राजगोपालन जी जो कि कुश्ती से संबंध नहीं रखते, वो भी कुश्ती के नियमों को समझने के लिए रेफरी के पास गए हैं। योगेश्वर दत्त को अपनी सीट से उठना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि बबीता बिल्कुल मौन धारण करे हुए आराम से बैठी हुई है। उनको हाँ इतनी ज्यादा जिज्ञासा उनमें दिखी नहीं। और ये हमारे धर्म पाजी जो कि अंशु मलिक, जिन्होंने विश्व में मेडल जीता है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है इसी वर्ष। उनके पिताश्री हैं और पूर्व पहलवान। मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे समय के पहलवान हैं। हमने साथ में कुश्ती लड़ी है और एक साथ प्रैक्टिस भी की है। और इनकी बेटी ने आज कमाल कर दिया और देश के लिए सिलेक्ट है। इनकी बेटी से कोई भी महिला पहलवान इनके वजन वर्ग में भिड़ने को तैयार नहीं है। अकेले ही थी आज, बगैर खेले ही फर्स्ट होगी। हाँ, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस तरह की उपलब्धि देश में मिलनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा समय अगर इस तरह के माहौल में रहेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन होने लगेगी। इसलिए आपको प्रतिस्पर्धाएं हर जगह होनी चाहिए। खैर अंशु मलिक ने बहुत ही अच्छा, उनकी मम्मी भी बैठी है। हाँ ये मम्मी है और पापा हैं, दोनों ही आए हुए हैं। लेकिन ये बहुत ही दुखी मन से जाएंगे कि बेटी का मुकाबला नहीं देख पाए, क्योंकि बेटी से कोई खेलने को तैयार नहीं है। और वो बेटी भी आ गई। हाँ, बेटी भी आ गई। बेटी भी आ गई है। उनका डोप टेस्ट लिया गया। बगैर कुश्ती के भी डोप टेस्ट होता है, ताकि किसी तरह की प्रतिबंधित मेडिसिन का सेवन नहीं किया हुआ हो और किसी भी तरह का शॉर्टकट तरीका ना अपनाया हो। इसलिए पहलवानों के डोप टेस्ट भी हो रहे हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली से आप लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ अजय पहलवान, जो पहलवानों के मसीहा हैं। और ये जो मलिक साहब के पास बैठे हैं, सोनम मलिक के कोच हैं। चलो ठीक है, सोनम मलिक के कोच हैं, वो बैठे हैं। इन्होंने सोनम मलिक को तैयार किया और सोनम मलिक जीत रही है अपने सारे मुकाबले आज। जीत रही है 62 केजी में सोनम मलिक। इनका भी स्वयं का अखाड़ा है गोहाना के पास। हाँ, सुभाष चंद्र बोस के नाम से। मेरे को कभी अवसर नहीं मिला इनके अखाड़े में विजिट करने का। निश्चित रूप से आपने बताया है तो एक बार उधर भी जाके देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि दर्शक जो है कुश्ती देखना चाहते हैं। जय जी, आप कुश्ती दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मनीषा का मुकाबला चल रहा है तन्नू मलिक से। और ये पेशिव का इशारा रेफरी करण द्वारा 30 सेकंड एक्टिवेट टाइम डाल दिया। और ये पीली चक्री घूमने लगी है स्कोर बोर्ड पर, जो पीले रंग में 30 सेकंड का टाइम शुरू हो गया। लेग अटैक, क्या डेंजर पोजीशन में लेने का प्रयास। 2 अंक अर्जित कर लिए टेक डाउन के और 1 बाहर निकालने का। 2 और 1 3, पलक झपकते ही 3 अंक अर्जित कर लिए। मनीषा भारी पड़ रही है। ये भी बड़ी कांटेदार कुश्ती होगी 12-12 के स्कोर से।
और ये मुकाबला जीत लिया है मनीषा हरियाणा ने। उत्तराखंड की पहलवान के खिलाफ, जो तन्नू उत्तराखंड से है। 7-2 के स्कोर पर यह मुकाबला जीता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का मुकाबला है। मध्य प्रदेश की पूजा ये मुकाबला खेलेगी। पूजा जाट इस साइड ये हरियाणा और आरएसपी के हाँ, बीच। भारतीय रेलवे की पहलवान निक्की है। और रितिका हरियाणा जो लाल परिधान में। जयवीर रेफरी है इंटरनेशनल लेवल। Next bout, 53 kg, 17 Maharashtra Railway versus Pooja Jat. अभी के लिए थोड़ा इतना ही, फिर फाइनल कुश्ती दिखाएंगे। 53 kg, बाय बाय। Maharashtra. हाँ, फाइनल कुश्ती देखना मत भूलना। अजय भाई लगातार लगे हुए हैं, लाइव दिखाते हैं फेसबुक पर। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करते हैं क्या फेसबुक पे? और आप ना कमेंट्स जरूर करो कि हम दोनों की बातचीत कैसी लगी। ओके, थैंक यू सबका।